जय वीर बालाजी दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जय वीर बालाजी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर मैं नई नई डरावनी कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। भूत प्रेत से संबंधित कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको भी ऐसी कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं फिर लेकर आया हूँ एक नई डरावनी कहानी जिसका नाम है बादल के टुकड़े। कहानी सुनाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कहानी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए सुनते हैं आज की कहानी। यह कई वर्ष पहले नवंबर माह की घटना है। उस समय सीमा, चारू और संजू क्रमशः 8, 10 और 11 वर्ष के थे। उनके पिता श्रीकांत दत्त और माँ सुधा दत्त पेशे से डॉक्टर थे। कई बार इमरजेंसी केस आ जाने पर मजबूरी बस बच्चों को अकेला घर पर छोड़कर दोनों पति पत्नी को हॉस्पिटल जाना पड़ता था। इसी कारण उन्होंने बच्चों की देखभाल के लिए एक आया का प्रबंध कर रखा था। वह स्त्री अस्थायी रूप से डॉक्टर श्रीकांत दत्त के परिवार के साथ रहती थी। एक रात श्रीकांत और उनकी पत्नी को एक इमरजेंसी केस देखने के लिए जाना पड़ा। उस रात बच्चों की आया राधा को तेज बुखार था, मगर फिर भी वह बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उनके पास आई। बच्चे खाना खा चुके थे। राधा को देखते ही संजू लपक कर उसके पास आया और चिंताजनक स्वर में बोला, राधा आंटी, आपको तो तेज बुखार है। आप भूल गई पापा ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आपको आराम करने की सख्त जरूरत है। राधा संजू के बालों में उंगली फिराते हुए स्नेह भरे स्वर में बोली, अगर मैं तुम्हें ना देखूं तो मैं दोगुनी बीमार पड़ जाऊंगी। तुम बच्चों को देखकर मुझे अजीब सा सुकून मिलता है। सच कहूं तो तुम ही मेरे दिन का चैन और रात का आराम हो। आइए, इधर आइए। 8 वर्षीय चीमा राधा का हाथ पकड़कर बोली, रोज आप हमारा ख्याल रखती हैं, मगर आज हम आपकी ख्याल करेंगे। गोरी चिट्टी खूबसूरत गुड़िया जैसी चीमा की बात सुनकर 40 वर्षीय राधा की आंखें भर आईं। बाल विधवा राधा की ममता का समुद्र ठाठे मारने लगा था। चारू ने अपने बेड की तकिया ठीक कर राधा को बिस्तर पर लिटाने में चीमा और संजू की मदद की, और फिर संजू उसके पांव दबाने लगा। चारू राधा के हाथ को आराम देने की चेष्टा करने लगी और नन्ही चीमा राधा के माथे पर अपने नन्ही नन्ही कोमल उंगलियों से बाम लगाने लगी। राधा को लगा जैसे वह आनंद के सागर में गोते लगा रही हो। सुखद एहसास में डूबते ही न जाने कब उसकी आंख लग गई। बच्चों ने राधा को चादर ओढ़ाई और बाहर टेरेस पर आ खड़े हुए। साफ आसमान पर तारे झिलमिला रहे थे। चांद की शीतल चांदनी के साथ पृथ्वी का वायुमंडल सुखद ठंडे झरोखों से आनंदित हो रहा था। तभी नन्ही चीमा चहकी, संजू भैया, देखो वह क्या है। उसके स्वर में जिज्ञासा और विस्मय के साथ भय भी झलक रहा था। कहाँ चीमा? संजू ने चीमा की तरफ देखते हुए पूछा। वो वहां आकाश में। चीमा ने अपनी नन्ही उंगली आसमान की तरफ उठाते हुए कहा। संजू ने चीमा की ऊपर उठी उंगली का अनुसरण किया। क्या नजारा है, वाओ! आसमान में काफी नीचे बादलों के 3 टुकड़े एक दायरे में घूम रहे थे। तीनों में एक का आकार बड़ा था, दूसरे का पहले से कुछ छोटा और तीसरा उन 2 से भी छोटा था। बड़े वाला बादल थोड़ा बहुत ही हिल रहा था, दूसरे में कुछ ज्यादा गति थी और सबसे छोटा
बहुत ही चंचल था। वह तेजी से कुछ दूर जाता और फिर वापस बड़े बादल के पास आ जाता था। जब वह तेजी से गति करता तो उसका आकार गोल न रहकर गाजर जैसा हो जाता। अगला सिर बड़ा और पिछला सिर नोकीला। उस समय उसमें बिजली के चमकने जैसा प्रकाश भी होता था। यह क्या है संजू भैया? चारू उन बादलों के टुकड़ों को देखकर कुछ भयभीत नजर आने लगी। कुछ कह नहीं सकता। संजू गहरी सोच में पड़ गया और बोला, मगर इतना कह सकता हूँ कि देखने में ये जो नजर आ रहे हैं यानी बादल के टुकड़े, इनकी हकीकत कुछ और ही है। क्या हो सकता है? चीमा ने पूछा। कहीं ये एलियन तो नहीं, दूसरे ग्रह के प्राणी? बुद्धू, अगर ये एलियंस होते तो उड़न तस्तरी में आते और तब हमें ये नहीं बल्कि उड़न तस्तरी नजर आती, चारू ने कहा। मगर चारू, ये एलियन नहीं है। हम ऐसा भी विश्वास के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि आज तक एलियन की शक्लों, सूरत और बनावट का पक्का प्रमाण नहीं मिला है। बस इतना ही मालूम हुआ है कि अन्य ग्रहों पर जीवन है। संजू के तर्क पर चारू खामोश हो गई। सभी की उत्सुकता और जिज्ञासा से भरी नजरें आकाश की ओर ही उठी हुई थीं। अचानक चीमा को न जाने क्या सूझा। उसने बादलों के उन विभिन्न टुकड़ों की तरफ हाथ हिलाते हुए उन्हें पुकारा, ऐ बादलों, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो मुझे अपनी हकीकत बताकर जाना। चीमा की इस हरकत पर संजू व चारू डर गए। संजू ने चीमा को डांटते हुए कहा, क्या तू पागल है? पता नहीं वे क्या हैं और तू है कि उन्हें पुकार रही है। क्या पता उन्होंने हमारी आवाज सुन ली हो। तो क्या हुआ? नन्ही चीना अकड़ कर बोली। हो सकता है चीमा वे बादलों के टुकड़े भूत हों। चारू ने भयभीत स्वर में कहा, नॉनसेंस। पापा कहते हैं भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब हमारे मन का वहम है। तुम शायद डर रही हो, इसीलिए ऐसा कहती हो। मगर मैं पापा की सबसे बहादुर बेटी हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। चीमा, तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। चारू को गुस्सा आ गया। उनकी बहस होती देखकर संजू ने कहा, रात बहुत हो चुकी है, चलो अब हमें सो जाना चाहिए। कल संडे है, अगर हम देर से सोएंगे तो जल्दी उठ नहीं पाएंगे और हमारा कार्टून शो भी निकल जाएगा। तीनों अपने कमरे में आ गए। संजू चीमा के बेड पर लेट गया और चारू अपने बेड पर। चीमा संजू के बेड पर सोई अपनी आंटी के बराबर में लेट गई। कुछ देर बाद तीनों बच्चे भी सो गए। अचानक संजू की आंख खुल गई। उसने अपने चेहरे पर किसी तेज चमक को महसूस किया था। उसने देखा पूरा कमरा नीम अंधेरे में डूबा है, जबकि उसे अच्छी तरह याद था कि सोने से पहले उसने ट्यूबलाइट ऑफ करके नाइट बल्ब जलाया था। उसने लेटे लेटे सोचा, शायद लाइट चली गई है, मगर इमरजेंसी लाइट। तभी वह चौंक पड़ा। पूरे कमरे में अजीब सी रोशनी फैल गई और फिर अगले ही पल बुझ भी गई। यह देखकर हैरत में पड़े संजू ने दोनों हथेलियों से अपनी आंखें मसली और देख, पुनः वही हुआ। फिर वह रोशनी होने और बुझ जाने का क्रम तेजी से होने लगा और फिर आवाज के साथ एक रोशनी चिंगारी उड़ाती हुई बंद दरवाजे से भीतर आ गई। यह सब करिश्माई घटना देखकर संजू पूरी तरह भयभीत हो गया। वह चीख कर करीब ही दूसरे पलंग पर सोई राधा को जगा देना चाहता था, मगर उसकी आवाज जैसे हलक में ही अटक गई थी। उसी पल फट फट खट की आवाज के साथ कमरे के सारे खिड़की दरवाजे खुल गए। उन खुले खिड़की दरवाजों से नीली रोशनी भीतर आ रही थी
और तूफानी हवाएं भी शां शां का शोर कमरे में गूंजने लगा। ऐसा लग रहा था मानो यह कमरा बिना छत और दीवार का हो और अचानक तेज तूफान आ गया हो। कुछ पलों बाद संजू को एक और नज़ारा देखने को मिला, जिसे देखकर वह बुरी तरह चीख पड़ा था। कमरे में 3 बेड बराबर बराबर बिछे थे। हर बेड के सामने दीवार पर बड़ी सी खिड़की लगी, जिनके पट चमत्कारी ढंग से खुल गए थे। अब संजू को वहां 3 भयानक आकृतियां नजर आ रही थीं। बोनों जैसी दिखने वाली वह आकृतियां इतनी भयानक थी कि संजू ने कसकर आंखें बंद कर ली। तीनों के शरीर पर भालू जैसे बाल थे। उनकी आंखें चमकदार लाल रंग की थीं, जिसके केंद्र में नीले रंग के बल्ब से जल रहे थे। उन विचित्र जीवों की आंखों में इतनी रोशनी थी कि उनकी छवि स्पष्ट दिखाई दे रही थी। बालों से ढके चेहरे पर मोटी व लंबी नाक, ठोड़ी तक झूलता निचला होंठ, जिस पर ऊपरी जबड़े के लंबे लंबे भूरे रंग के दांत साफ चमक रहे थे। उन विचित्र जीवों के लंबे नाखून किसी चमकीले स्टोन जैसे चमकदार थे। इतने भयानक जीवों को देखकर संजू भय से थर थर कांपने लगा। संजू खुद को कमरे का एक मात्र दर्शक समझ रहा था, जबकि यह भयानक नजारा राधा, चीमा और चारू भी देख रहे थे। अचानक तीनों शैतान सरीखे जीव खिड़की से कमरे में कूद गए। यह देखकर चारू के हलक से चीख उबल पड़ी। तीनों शैतानों का ध्यान चारू की तरफ गया। उनकी आंखों के लाल नीले रंग आपस में गड़बड़ होने लगे थे। यह शायद उनके गुस्सा हो जाने का संकेत था। उनकी आंखें देखकर चारू का भय इतना बढ़ गया कि वह वहीं बेहोश हो गई। चारू की आंख से संजू, चीना और राधा बुरी तरह चौंक ही नहीं पड़े थे, बल्कि उठकर बैठ गए थे। उन्हें देखकर आगंतुक विचित्र शैतानों के चेहरे और भी भयानक हो उठे। अगले ही पल बारी बारी से तीनों के बौने जिस्म हवा में उछले और इधर उधर दीवारों पर चिपक गए। फिर वे कीड़ों की तरह दीवारों पर रेंगते हुए खिड़कियों के ऊपर जा पहुंचे। फिर कमरे में बड़ा ही अजीब सा गुर्राहट भरा स्वर उभरा। हमें किसने टोका था? किसने बुलाया था परिचय देने के लिए? इस बार संजू और सीमा बुरी तरह चौंक पड़े। उनके मस्तिष्क में कुछ समय पूर्व आकाश की ओर थिरकते बादलों के टुकड़ों की याद ताजा हो गई। क्या वे तीनों शैतान बादलों के रूप में वायुमंडल में घूम रहे थे? इतने भयानक? संजू ने सोचा। बोलते क्यों नहीं? गुर्राहट के साथ दहाड़ उभरी और तीनों में जो बड़ा लग रहा था उसका मुंह खुल गया। करीब 4 इंच के खुले जबड़े को उसके लंबे लंबे दांतों ने ढक लिया था। वह पुनः गुर्राया। सुना नहीं तुम लोगों ने? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना अभी इसी वक्त सबका खून पी जाऊंगा। कौन हो तुम? राधा ने साहस भरे स्वर में पूछा। जवाब में बड़े शैतान की जगह काला धुआं नजर आने लगा, जो फर्श पर उतरते उतरते सफेद हो गया। और फिर वही शैतान पुनः शैतानी रूप धारण कर लिया। मैं जंगली आदिवासी सरदार का प्रेत हूँ। ये मेरी पत्नी और बेटी है। हम तीनों को नरभक्षियों ने मार डाला था।
इसी कारण हम सालों से प्रेत बनकर घूम रहे हैं। आज कुछ देर पहले हम सफ़ेद बादल बनकर हवा में घूम रहे थे। तब किसी बच्चे ने हमें पुकारा था। हमारा नियम है, जो हमें टोक देता है हम उसी का खून पीकर और मांस खाकर अपनी भूख प्यास मिटाते हैं। इसलिए अगर अपनी जान गंवाना नहीं चाहते तो जल्दी से बोलो मुझे किसने पुकारा था, वरना सब मारे जाओगे। राधा उस आदिवासी प्रेत की बात समझ नहीं पाई, मगर संजू और चीमा की हालत बहुत खराब हो गई। उनकी शक्लें देखकर भयभीत राधा समझ गई कि उनमें से किसी के पुकारने पर ही ये बलाएं घर में घुस आई हैं। उन्हें चुप देखकर आदिवासी सरदार का प्रेत संजू की तरफ बढ़ा। उसके दोनों खौफनाक पंजे आगे की तरफ यूं फैले जैसे वह संजू की गर्दन दबोचने जा रहे हों। उसे संजू की तरफ बढ़ता देखकर चीमा की सांसें तेजी से चलने लगी। नन्ही चीमा पसीनों में नहा उठी। आदिवासी सरदार का प्रेत संजू की गर्दन पर अपना भयावह पंजे जमाने ही वाला था कि तभी चीमा चीख कर बोली, मेरे भैया ने तुम्हें नहीं पुकारा था, वह मैं थी, मेरे भैया को छूना भी मत। उसकी चीख पर प्रेत जहां का तहां ठिठक गया। उसी के साथ वह किसी बवंडर की तरह घूमता हुआ चीमा के पास आ पहुंचा। उसी समय बेहोश चारू को होश आ गया। जब उसने प्रेत को चीमा के निकट देखा तो वह बुरी तरह कांप उठी। राधा उससे कह रही थी, इस मासूम को कुछ मत कहना, इसका कोई दोष नहीं है। यह भला क्या जानती थी कि तुम किसी आदिवासी सरदार के प्रेत हो? यदि इसे मालूम होता तो यह तुम्हें क्यों पुकारती? इसे माफ कर दो। राधा की बात पर तीनों प्रेत रोंगटे खड़े कर देने वाले ढंग से हंसने लगे। आदिवासी सरदार का प्रेत अपनी हंसी रोकते हुए बोला, माफ करना हमारा काम नहीं है। हम पूरे 1 साल से भूखे हैं। बादल बनकर हम इसीलिए घूम रहे हैं ताकि कोई हमें टोके और हम उसके मांस व खून से अपनी भूख प्यास मिटाएं। यह एक छोटी बच्ची है। इसका नरम गोश्त और ताजा खून बड़ा मजेदार लगेगा। नहीं, राधा ने चीमा को अपने सीने से लगा लिया, इसे छूना भी मत। इधर चारू को पुनः चक्कर आने लगा। उसे लगा कि वह दोबारा बेहोश होने वाली है, मगर अपनी छोटी बहन को मुसीबत में देखकर उसने खुद को संभालने का प्रयास किया। वह मन ही मन अपने ईश्वर को याद करने लगी। एक आश्चर्यजनक परिवर्तन उसने खुद में महसूस किया। भगवान का स्मरण करने से उसे शारीरिक व मानसिक बल मिला था। तभी उसे अपनी दादी से सुनी हुई कहानी याद आ गई, जिसमें भूत भगवान से डर गया था और उनके स्पर्श से मर भी गया था। 10 वर्षीय चारू की आंखें कमरे में घूमने लगी। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखी शिव की मूर्ति पर पड़ी। वह मूर्ति उसकी दादी जी के पूजा घर की थी, जिसे उन्होंने चारू को गिफ्ट करते हुए कहा था, यह ईश्वर की प्रतिमा सदैव तुम्हारी रक्षा करेगी। चारू ने बेहद खामोशी के साथ हाथ बढ़ाकर अपने सिरहाने टेबल पर रखी मूर्ति उठा ली और प्रेतों की तरफ देखा। एक प्रेत, जो आदिवासी सरदार का प्रेत था, चीमा के बराबर में खड़ा था। तभी दीवार पर खिड़की के ऊपर चिपके 2 अन्य प्रेत भी नीचे उसके निकट आ खड़े हुए थे। आदिवासी सरदार के प्रेत ने चीमा को राधा से झपट लेने के लिए अपने पंजे फैलाए। चारू के जिस्म में जैसे बिजली भर गई। वह अपने बेड से उतरकर चीमा के बेड पर जा पहुंची।
इससे पहले चीमा को झपटने को आतुर प्रेत कुछ समझ पाता, चारू ने शिव की मूर्ति उसके आगे को फैले पंजे से स्पर्श कर दी और ऊंचे स्वर में जयकारा लगाया, हर हर महादेव। शिव की मूर्ति से स्पर्श होते ही आदिवासी सरदार के प्रेत के हाथों में आग लग गई। वह दर्द से छटपटाने लगा। वह मूर्ति से दूर हो जाना चाहता था, मगर मूर्ति ने उसे नहीं छोड़ा। कुछ ही पलों में वह प्रेत जलकर भस्म हो गया। चारू तुरंत बाकी प्रेत की तरफ पलटी। दोनों प्रेत अपने साथी प्रेत की दशा को देखकर बुरी तरह डर गए थे। वे चारू और उसके हाथ में थमी शिव मूर्ति प्रतिमा को देखकर पीछे सरकने लगे। उसी समय चारू ने देखा कि संजू उन प्रेतों के पीछे जा पहुंचा था। उसके हाथ में शेरा वाली माँ का लॉकेट था। वह लॉकेट उसे दादी माँ ने दिया था, मगर संजू ने उसे कभी पहना नहीं था। आज उसी लॉकेट को अपनी सुरक्षा का हथियार बनाकर वह मैदान में उतर आया था। उसने लपक कर आदिवासी सरदार के प्रेत की बेटी के गले में वह लॉकेट डाल दिया। लॉकेट गले में डालते ही वह बुरी तरह तड़पने लगी और भयानक चीखें मारने लगी। उसी समय चारू ने शिव प्रतिमा को सरदार प्रेत की पत्नी के जिस्म में से स्पर्श कर दिया। देखते ही देखते दोनों माँ बेटी भी जलकर खाक हो गईं। अब कमरे में राख के 3 ढेर पड़े थे, जो कुछ पलों बाद ही अपने आप गायब हो गए। चीमा भागकर संजू और चारू से लिपट गई। राधा की भी आंखें भर आईं। यह खुशी के आंसू थे। बच्चों के सिर पर अकस्मात रूप से मंडराता खतरा अब हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया था। राधा बच्चों के करीब आकर बोली, आज तुम लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि तुम बहादुर बच्चे हो। पापा मम्मी के बहादुर बच्चे। चीमा चहकी, चारू दीदी, आज आपने मुझे बता दिया है कि आप ही पापा की सबसे बहादुर बेटी हो। तुम भी बहादुर हो चीमा, चारू ने खुश होते हुए कहा। सॉरी दीदी, मैंने आपका कहा नहीं माना और आपकी मजाक भी उड़ाई। अगर मैं आपकी बात मान जाती तो यह मुसीबत नहीं आती। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है, संजू ने फर्श पर पड़े शेरा वाली माँ के लॉकेट को उठाते हुए कहा। दादी माँ ने मुझे यह लॉकेट पहनने को दिया था ताकि मैं हमेशा बुरी आत्माओं से सुरक्षित रहूं, मगर इसे पहनना अंधविश्वास मानकर मैंने इसे कभी नहीं पहना। मैंने इसे चीमा के बेड की दराज में डाल दिया था, मगर भगवान शिव की मूर्ति का चमत्कार देखकर मुझे इसकी याद आ गई। मैं भी रोज अब भगवान शिव की पूजा किया करूंगी। तीनों बच्चे अपनी अपनी गलती पर शर्मिंदा थे। तभी राधा ने उनसे कहा, बच्चों, भगवान ने इंसानों के साथ साथ शैतानों को भी बनाया है, जो किसी भी रूप में बदल सकते हैं। इसलिए यदि तुम्हें कोई विचित्र चीज नजर आए तो उसे कभी टोकना या पुकारना नहीं चाहिए। तीनों बच्चों ने यह प्रण कर लिया कि अब वे कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ ने और शेरा वाली माँ ने ऐसे एक परिवार की रक्षा की। तो कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय वीर बालाजी, हर हर महादेव, जय माता दी।